वेलकम बैक माई सेल्फ एस के अग्रवाल। और आज अपन बात करेंगे स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2018 वेस्ट बंगाल की। ठीक है ना। इसमें वेस्ट बंगाल के अंदर अपन ने पार्ट 2 है वो बना चुके हैं अपन, और 1 से लेकर अपन शायद 50 तक आप डिस्कस कर भी चुके हैं। 50 के आगे वाले जो क्वेश्चन है 50 से 75 तक जितने भी पॉसिबल होंगे उतना अपन डिस्कस करते हैं। और जो भी स्टूडेंट्स देखो फर्स्ट टाइम आप किसी भी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो लाइफ साइंस ब्रांच से, चाहे आप सेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या नेट से, किसी भी स्टेट से, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए है। और टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन रखें कंसेप्ट ऑफ लाइफ साइंस के नाम से, ताकि आपको डेली के जो भी अपडेट्स है, कोई भी वैकेंसी बॉटनी से और जियोलॉजी से रिलेटेड आपको वैकेंसीज मिलती है, उन सभी के नोटिफिकेशन हम टाइम टू टाइम डालता रहता हूँ। आज अपन बात करते हैं इसमें क्वेश्चन पे चलते हैं अपन 51 पे। देखो यहां पर देखो भाई 51 सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेमेलियन सेल मेम्ब्रेन यूज। देखो ट्रांसपोर्ट जो है वो दो प्रकार के हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर डायरेक्ट जो एनर्जी है वो एटीपी के रूप में यूज में आती है, और सेकेंड जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें जो प्रोटॉन्स है उनके केमिकल ग्रेडियंट्स है वो यूज में आता है। ठीक है, तो वो दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पर देखिए अपन एटीपी ए के अंदर दिया गया है, सी के अंदर सोडियम दिया गया है, डी के अंदर ग्लूकोज दिया गया है, और बी के अंदर दिया गया है इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट जो है वो हो सकता है प्रोटॉन्स का भी हो, इलेक्ट्रॉन्स का भी हो, या अदर किसी भी चीज का ग्रेडियंट हो सकता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज एक्यूरेट इन एक्सप्लेन वाई ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, मतलब ग्राम बैक्टीरिया आर जनरली मोर रेजिस्टेंस किसके? टू पेनिसिलिन देन द ग्राम पॉजिटिव। इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि जनरली देखने को मिलता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक्स है उसके प्रति कैसे होते हैं? रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि ग्राम पॉजिटिव जो है वो कैसे होते हैं? सेंसिटिव होते हैं। मतलब अगर अपन एंटीबायोटिक डाल दे कौन से? पेनिसिलिन, जिसका फंक्शन क्या है? सेल वॉल को ब्रेक करना। सेल वॉल को ब्रेक करना कौन से बॉन्ड को ब्रेक करता है? सेल वॉल किससे बनी होती है? इसमें दो सब यूनिट बनी होती है, एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। दोनों को कॉम्बिनेशन करके अपन सेल वॉल किसकी बनी होती है? म्यूरिन की बनी होती है। म्यूरिन को अपन कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकेन। तो इनमें जो दोनों जो यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोज एमाइन और एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, दोनों के बीच में जो बॉन्ड पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पाया जाता है। तो जो पेनिसिलिन है ये क्या करते हैं? इन बॉन्ड को तो तोड़ते हैं। इसके अलावा इसमें म्यूरिन जो पेप्टाइड है इसमें ट्रांसपेप्टाइड, 4 अमीनो एसिड के ट्रांसपेप्टाइड पाए जाते हैं। उनके बीच में जो लिंकेज है, इंटरलिंकेज है, उनको भी तोड़ते हैं। तो पेनिसिलिन क्या करते हैं? ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल की ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। लेकिन ग्राम नेगेटिव जो है उसके आउटर लेयर के ऊपर क्या पाई जाती है? ये ग्राम नेगेटिव है सेल वॉल, इसके ऊपर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो डायरेक्ट अगर पेनिसिलिन इसके ऊपर पड़े तो पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आएगी बीच में, इसलिए डायरेक्ट इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ग्राम पॉजिटिव अगर ऐसे है, ये ग्राम पॉजिटिव है, यहां पर डायरेक्ट सेल वॉल है, अगर डायरेक्ट एंटीबायोटिक इसके ऊपर गिरे तो डायरेक्ट सेल वॉल के ऊपर गिरेगी, तो हो सकता है वो डिस्ट्रॉय हो। लेकिन ग्राम नेगेटिव इसी ऐसे स्ट्रक्चर है, तो ये सेल वॉल है और ऊपर की तरफ क्या है? मेम्ब्रेन है। तो पहले एंटीबायोटिक इस पर गिरेगी, इसलिए इस पर कम फर्क पड़ेगा, जबकि इसके ऊपर डायरेक्ट फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ग्राम नेगेटिव होते हैं वो कैसे होते हैं? पेनिसिलिन के प्रति मोर रेजिस्टेंट होते हैं, जबकि ये सेंसिटिव होते हैं। ये इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखें, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव ए थिक सेल वॉल। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया concentrate beta lactamase in the periplasmic space. ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्मॉलर क्वांटिटीज ऑफ ट्रांसपेप्टाइडेज। इसमें कोई मतलब नहीं है। आगे देखो, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैव एन आउटर हाइड्रोफिलिक, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट एक्ट एन एक्सटर्नल बैरियर। मैंने बता दिया आपको, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाहर की तरफ पाई जाती है, किसमें? ग्राम नेगेटिव के अंदर। वो बैरियर के रूप में वर्क करती है, जिसके कारण से इसको रेजिस्टेंट बनाती है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा। अगर आपने पढ़ा होगा तो आप समझ गए होंगे मैंने क्या कहा है। और कोई स्टूडेंट नया है तो हो सकता है उसको दिक्कत आए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वैसे तो देखो बैक्टीरिया की सभी आपको पढ़ी हुई भी है,
ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव की स्ट्रक्चर्स, वो ही पूछा है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो, बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ वेल वेडिंग मॉस्किटो लार्वा हैव बीन सक्सेसफुली डन यूजिंग, ठीक है ना। तो इसमें पूछा गया है कि अगर लार्वा के मॉस्किटो के जो लार्वा हैं गंदे पानी के अंदर पनपते हैं, उनको कंट्रोल के लिए आप किस चीज़ को प्रीफर करोगे, ठीक है। तो ऑप्शन दिया है ग्रास कार्प, क्लाइंबिंग पर्च और टोक्सो राइनाकाइट्स और गप्पी फिश। गप्पी फिश को मिलियन फिश के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। गप्पी फिश को मिलियन फिश के नाम से भी जानते हैं। और गप्पी फिश जो है वो खासतौर से मॉस्किटोज हैं, उनके लार्वास को क्या करते हैं, ईटिंग करते हैं, मतलब उनको खाते हैं फूड के रूप में। इसलिए अगर आप इसी गप्पी फिश जो होती है, मिलियन फिश जो होती है, उसको रेनबो कलर की पाई जाती है, एकदम चमकीली कलर की होती है, अट्रैक्टिव होती है, और उनका मेन जो फूड होता है वो लार्वा को अपटेक करने का होता है। इसलिए जिस पॉन्ड के अंदर, जिस गंदे पानी के अंदर अगर ये फिश है, गप्पी फिश है या मिलियन फिश है, तो वहां पर मॉस्किटो के लार्वा नहीं पनपते हैं। इसका राइट आंसर जो है वो डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट यूनिट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द कंटिन्यूअस सिल्क फिलामेंट। मतलब जो सिल्क धागा, रेशमी धागा जो होता है, इन धागों की जो लंबाई है वो कहाँ पे मापी जाती है, कौन से यूनिट के अंदर मापी जाती है, तो वो डेनियर के अंदर मापी जाती है, ठीक है ना। धागे की जो फिलामेंट्स की जो लंबाई है धागे की, वो किस में मापी जाती है, डायनियर के अंदर मापी जाती है, डेनियर के अंदर। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। यहाँ पर देखो, सूरा इज ए डिजीज ऑफ द वाइल्ड डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स कॉज्ड बाय। तो सूरा जो डिजीज है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो ट्रिपेनोसोमा के द्वारा किया जाता है। ट्रिपेनोसोमा के द्वारा, ट्रिपेनोसोमा क्या है, निमेटोड से, तो ट्रिपेनोसोमा के द्वारा किया जाता है। ट्रिपेनोसोमा के द्वारा कोज की जाने वाली सूरा, और सूरा का एक नाम और भी है, ट्रिपेनोसोमासिस भी जानते हैं। और ये खासतौर से डिजीज देखो होती किस में है, तो इसमें अपन देखें, ये खासतौर से जो भी एनिमल्स है, हॉर्स है, डंकी है, म्यूल है, उनके अंदर खासतौर से देखने को मिलती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 56 में, देखो भाई, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द पैरासाइट एंड डिजीज कॉज्ड बाय द इट फ्रॉम फॉलोइंग ऑप्शंस। मतलब कौन सी डिजीज जो है वो उसका और कोज है वो करेक्ट ऑप्शन में है, कौन सी डिजीज किसके द्वारा की जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन देखना है इनमें से। तो जो हुक वॉर्म है, हुक वॉर्म किसके खासतौर से किसमें की जाती है, हुक वॉर्म जो डिजीज की जाती है एनसाइक्लोटोमियासिस। हाँ, हो सकता है जो मैंने पहले ऑप्शन जो बताया वो डंकी वाली डिजीज वो किस में पाई जाती है, खासतौर से ये जो है वो इसमें पाई जाती है। एनसाइक्लोस्टोमियासिस जो डिजीज है वो खासतौर से किसमें रहता है, डंकी वगैरह में देखने को मिलती है। लेकिन ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर है, हुक वॉर्म जो है उसके द्वारा डिजीज कौन होती है, वो कौन सी होती है, एनसाइक्लोस्टोमियासिस होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो ये मैच है वो ये मैच सही होगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द वाटर स्ट्रेस। वाटर स्ट्रेस की कंडीशन में कौन सा प्लांट हार्मोन है जो मोस्टली एक्सप्रेस होता है, प्रोड्यूस किया जाता है, ब्रिंग द स्टोमेटल क्लोजर। और उस टाइम में वाटर की स्टोरेज के लिए, वाटर को प्रिजर्व करने के लिए स्टोमेटा जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। तो स्टोमेटा क्लोज करने के लिए कौन सा हार्मोन जो रेस्पॉन्सिबल है, तो अपन जानते हैं एब्सिसिक एसिड जो है वो रेस्पॉन्सिबल है। तो यहाँ पर देखो, इथाइलिन दिया हुआ है, फेरुलिक एसिड दिया हुआ है और क्यूमेरिन दिया हुआ है, लेकिन बी ऑप्शन में दिया हुआ है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड स्टोमेटा को क्लोज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जानते हैं, डोरमेंसी हार्मोन के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 58, इन वेस्कुलर प्लांट मोस्ट साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड। ये पहले एक क्वेश्चन काफी बार रिपीट हो चुका है। साइटोकाइन्स का सिंथेसिस मोस्टली रूट्स में होता है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको मिल जाएगा रूट एपेक्स। यहाँ पर बी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। ये हर पेपर में कहीं ना कहीं प्लांट हार्मोन से क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है ना। साइटोकाइन्स का प्रिकर्सर्स मैंने आपको पहले बता रखा है कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है। न्यूक्लिक एसिड का ऑप्शन नहीं मिले आपको, डायरेक्ट मिले आरएनए डीएनए तो भी होता है, ये भी नहीं मिले तो डायरेक्ट एडेनिन कर देना, ठीक है ना। अगर अंदर से पूछे कोई तो एडेनिन है इसका डायरेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग जीन इज ए फ्लोरल रिप्रेसर। फ्लोरल को रोकने वाला जीन, फ्लोरल रिप्रेसर के रूप में वर्क करने वाला जीन कौन सा है, तो यहाँ पर फ्लोरल लोकस जो सी जीन है, ठीक है ना, फ्लोरल लोकस FLC, फ्लोरल लोकस जीन सी। ये जो होता है क्या होता है, फ्लोरल जीन का
रिप्रेसर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। अब देखो 60 नंबर का क्वेश्चन, इन C4 प्लांट्स कैल्विन साइकिल ऑपरेट इन। जो कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल्स जो है वो C4 में भी पाया जाता है, लेकिन C4 में कौन सी सेल्स में पाया जाता है पर्टिकुलर, तो बंडल शीथ जो सेल्स है उसमें जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, स्ट्रोमा ऑफ बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट में अंदर देखने को मिलता है कैल्विन साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 61 के अंदर देखो, कोबाल्ट इज एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ। कोबाल्ट जो है वो कौन से विटामिन का एक एसेंशियल कंपोनेंट है, तो अपन जानते भी हैं विटामिन B12 का एक सबसे बेस्ट कंपोनेंट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो आ जाएगा विटामिन B12 है। ये क्वेश्चन तो आपको जनरल कार्बोहाइड्रेट या फिर इन चीज़ों के रिलेटेड बेसिक जो है वो तो यूनिट फर्स्ट के अंदर आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है ना, अच्छे से। पोलिनेशन टेक प्लेस बाई फ्लाइज इज कॉल्ड, कि पोलिनेशन के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है या माइक्रोस्पोर्स है वो कहाँ पहुँचते हैं, एंथर से लेकर कहाँ पहुँचते हैं, स्टिग्मा तक पहुँचते हैं। तो किसके द्वारा, फ्लाइज के द्वारा। तो फ्लाइज के द्वारा अगर ये पहुँचाया जाता है उस प्रकार का पोलिनेशन को अपन क्या कहते हैं, तो मायोफिली कहते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मायोफिली। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर देके जाना भाई, ये जो ऑप्शन है इसमें से एक जरूर देके जाना। ये 6-7 टाइप की हैं ये, ठीक है ना, पॉलिनेशन। उनमें से एक एजेंट के बारे में जरूर पूछा जाता है कि इस एजेंट के बारे में होता है तो उसे क्या बोलते हैं। बैट के द्वारा पूछा जाता है जनरल, तो ये चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें 63, द डिपोजिशन ऑफ पोलन ऑन ए स्टिग्मा ऑफ एन अनदर फ्लावर ऑफ ए सेम प्लांट इज कॉल्ड। देखो एक ही प्लांट है, यहां पर एक प्लांट है, इस प्रकार से एक फ्लावर यहां पे निकला हुआ है, इस प्रकार से यहां पर एंथर है, और इसमें मैं ये कहूं कि यहां पर जो है यहां पर क्या है, दूसरा फ्लावर है, यहां पर क्या है, स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है। अगर अपन ये कहें कि इसका जो पोलन ग्रेन्स है वो यहां पर गिरे, मतलब हुआ तो क्या है, सेल्फ ही है। एक ही प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर जाकर पोलन ग्रेन्स का गिरना क्या कहलाता है, सेल्फ पोलिनेशन का ही टाइप है, तो उसे अपन बोलते हैं जिटेनोगेमी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा जिटेनोगेमी इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखो 64 के अंदर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फीमेल एज डिटर्मिनेंट इन द स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी सिस्टम ऑफ ब्रेसिकेसी। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि कोई भी फीमेल जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ए फीमेल एज डिटर्मिनेंट। लोकस जो है, कोई भी जीन जो अपन पढ़ते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी पढ़ते हैं कि सेम स्पीसीज, सेम जो प्लांट है, सेम जीनोटाइप है, अगर उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन होता है तो वो एक दूसरे को रिकॉम्बिनेशन नहीं होने देता, उसे अपन क्या बोलते हैं, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है, तो इसको अकॉर्डिंग आप देखो, स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी सिस्टम एस लोकस सिस्टीन रिच प्रोटीन एस लोकस रिसेप्टर काइनेज। तो यहाँ पर एस रिसेप्टर काइनेज जो है ये इसका बेस्ट आंसर आएगा, बी ऑप्शन। एस लोकस रिसेप्टर काइनेज जो है वो इसको रोकता है, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है। 64 के अंदर देखो आगे ऑप्शन शायद होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन बी दिया हुआ है, तो इसका मतलब कौन सा आ जाएगा, काइनेज, प्रोटीन काइनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 65 के अंदर, द नेम पेरिस्पर्म इज गिवन द, मतलब पेरिस्पर्म होता क्या है। पेरिस्पर्म का मतलब है कि जो एम्ब्रियो सेक है, ये एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक के ये जो चारों तरफ जो सेल्स होती है उनको अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है उसके बाद में भी अगर बच जाए, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने के बाद उसमें अगर सीड में रिमेनिंग रह जाता है, बच जाता है क्या, न्यूक्लियस,
तो एम्ब्रियो सैक के चारों तरफ रिमेनिंग कंटेंट ऑफ न्यूक्लियस, तो क्या बोलते हैं उसे, पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन है वो क्या जाएगा, रेमिनेंट ऑफ द न्यूक्लियस, बचा हुआ न्यूक्लियस, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म के नाम से जानते हैं। इसका राइट आंसर ए ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, यहाँ पर काइनेटिक्स दिया हुआ है, डिफरेंट काइनेटिक्स फॉर्म एंजाइम इनहिबिशन। ग्राफ, 4 ग्राफ दिए गए हैं कि कौन सा ग्राफ किस किस चीज का है। तो लीनियर व्यूवर जो ग्राफ है उसका है PQRS, ठीक है ना। तो करेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है कि कौन सा है। तो ये देखो थोड़ा सा आप समझ लेना, इसमें तो समझ में आएगा नहीं क्योंकि एक साथ में काफी बड़ा क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहला ग्राफ किस चीज का है। तो पहला तो P है वो सबस्ट्रेट शो कर रहा है, दूसरा है Q वाला है वो कॉम्पिटिटिव कर रहा है, R है वो अनकॉम्पिटिटिव है, और S है वो नॉन कॉम्पिटिटिव के एग्जाम्पल है। ग्राफ के जो टाइप है वो आप ऐसे सर्च करके देख लेना, इन ग्राफ के वो टाइप्स हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो आ जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें, ए पोलर मॉलिक्यूल कैन रेडिली डिजोल्व इन वाटर बिकॉज, कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके साथ वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, और इसके अलावा वाटर के मॉलिक्यूल के साथ में रिप्लेस करते हैं अपने आप को, मतलब जो उनके साथ ग्रुप प्रेजेंट है उनको रिप्लेस करके खुद वहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से बाइंड हो जाते हैं। जैसे H2O, O के दोनों साइड में हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर ये कहें अपन, ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाते हैं, वो रिप्लेस कर देते हैं, तो यहाँ पर आकर बाइंड हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बाइंड होते हैं जिसके कारण से वो वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो आप, एक तो बी वाला सही है और एक सी वाला सही है। तो सी वाला ज्यादा बेटर कहोगे आप। पोलर मॉलिक्यूल कैन रिप्लेस वाटर टू वाटर इंट्रैक्शन विद मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल वाटर सोल्यूट इंट्रैक्शन, वाटर के साथ में क्या करते हैं, इंट्रैक्शन शो करते हैं ये लोग। तो इसका राइट आंसर सी आ जाएगा। वैसे अगर सी ऑप्शन नहीं होता है तो आपको कौन सा करना था, पोलर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद द वाटर, वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं, लेकिन यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया तो ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कौन सा होगा, सी ऑप्शन इज द बेस्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 68 के अंदर देखो, बिसाइड्स इट्स एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी पाई जाती है किसमें, विटामिन ई के अंदर। कॉज, क्या कारण है, इंक्रीज रिलीजिंग ऑफ प्रोस्टेसाइक्लिन, प्रोस्टेसाइक्लिन को रिलीज करता है, जो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, किसी बाहर से आए जो भी प्रोडक्ट है, कंपोनेंट्स है, उनको रोकते हैं। एंटीऑक्सीडेंट स्ट्रेस को भी कम करता है, और एलर्जेनिक जो कंडीशन होती है उसको भी कम करते हैं, ठीक है। तो ये जो विटामिन ई जो है वो किसको बढ़ाती है, इंक्रीज रिलीजिंग ऑफ प्रोस्टासाइक्लिन, प्रोस्टासाइक्लिन को क्या करता है, रिलीज करता है, जिस कारण से एलर्जेटिक जो कंडीशन है उसको कंट्रोल किया जाता है, और इम्यून सिस्टम को भी इंड्यूस किया जाता है इन स्ट्रेस कंडीशन के अंदर। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन होगा। यहाँ पर देखो भी एक क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है जेनेटिक डिसऑर्डर का, जेनेटिक डिसऑर्डर के क्वेश्चन हमेशा हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो आप, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, एक हेमोफीलिया इज ए सेकेंड लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट इन द ह्यूमन में पाया जाता है, रिसेसिव डिजीज अपन जानते हैं। इफ बोथ फादर एंड सन आर हेमोफिलिक, बच्चे जो हैं और उसके फादर हैं दोनों कैसे हेमोफिलिक है, एंड मदर इज नॉर्मल, उसकी मदर कैसी है, नॉर्मल है। व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द मदर, मदर का जीनोटाइप क्या रहा होगा। तो सीधी सी बात है, मदर का जीनोटाइप क्या रहा होगा, मतलब मदर जो है वो कैरियर रही होगी, ठीक है। तो ये कंडीशन अपन कह सकते हैं, एक एक्स जो है वो तो क्या है, नॉर्मल है, ये अपन कह सकते हैं, और दूसरा कैसा है, कैपिटल एच है, मतलब हीमोफीलिया वाला जीन प्रेजेंट है उसके अंदर, एलील प्रेजेंट है। तो ये जो कंडीशन है, ये जैसे एक फादर से आ रहा है तो बच्चा कैसा होगा, बच्चा तो 100% कैसा होगा, हीमोफीलिया वाला ही होगा, क्योंकि एक मदर से दे दिया, एक उससे फादर से दे दिया। तो एक्स लिंक्ड होता है, तो बच्चे के अंदर तो सन अगर है तो सन के अंदर तो वैसे भी एक ही एक्स लिंक्ड है, और एक्स लिंक्ड अगर मदर से आ गया तो भी वैसा कैसा होगा, हीमोफीलिया होगा। फादर से आ गया तो भी हीमोफीलिया होगा। इसका मतलब मदर जो है वो कैरियर रही होगी, ठीक है। तो मदर का जीनोटाइप जो है वो कैसा रहा होगा, तो यहाँ पर अपन कह सकते हैं ये कंडीशन रही होगी। एक एक्स क्रोमोसोम जो है वो कैसा है, हीमोफीलिया वाला है, और एक एक्स क्रोमोसोम कैसा है, नॉर्मल है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन होगा।
यहाँ पर देखो, अब ये भी एक ऐसी कंडीशन, हाइपोथेटिकल कंडीशन है। मैंने जेनेटिक मटेरियल आपको पढ़ाया है, न्यूक्लिक एसिड पढ़ाया, तब मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। एन आरएनए मॉलिक्यूल कैन बी रेडियो लेबल्ड। अगर कोई आरएनए मॉलिक्यूल है, सिंथेसिस कर रहे हो आप उसको, और उसको अपने कहे रेडियो लेबल्ड कर रहे हो आप उसको। रेडियो लेबल्ड का मतलब उसकी डिटरमाइन कर रहे हो, उसके अंदर रेडियो लेबल आइसोटोप डाल रहे हो, ठीक है, ड्यूरिंग इट्स सिंथेसिस यूजिंग। तो कौन से अपने कहे फॉस्फेट को रेडियो लेबल्ड यूज करोगे आप? फॉस्फेट 3 होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा। तो इसका मतलब कोई भी दो न्यूक्लिक एसिड है, दो नाइट्रोजन बेसेस है, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये कंडीशन है, तो इनके बीच में तो एक ही फॉस्फेट है, ये कंडीशन है, फॉस्फेट है। फॉस्फेट के साथ में कौन सा फॉस्फेट पाया जाता है? अल्फा फॉस्फेट पाया जाता है। अगर आपको कोई भी चेन के बीच में रेडियो लेबल्ड अटैच करना है तो अल्फा यूज में लेना है, अल्फा रेडियो आइसोटोप होना चाहिए, अल्फा फॉस्फेट के ऊपर होना चाहिए। और अगर आपको किनारे पे लेना है तो आप ऐसा भी ले सकते हो, अल्फा, बीटा, गामा, मोस्टली गामा यूज में ले सकते हो, ठीक है। लेकिन बीच में यूज में लेना तो अल्फा ही यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि जब न्यूक्लिक एसिड आपस में ज्वाइंट होते हैं, जुड़ते हैं, उस टाइम में अल्फा, बीटा और गामा है वो तो निकल जाते हैं, केवल अल्फा बचता है। इसका मतलब अगर चैन के अंदर रेडियो लेबल्ड आपको अटैच करने हैं तो हमेशा अल्फा रेडियो आइसोटोप होना जरूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखो, आप ए ऑप्शन देखो, ये आ जाएगा अल्फा 32 फॉस्फेट एटीपी, 32 एटीपी, 32 फॉस्फेट एटीपी, इसको यूज में लोगे तो ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। इसमें देखो 71 के अंदर, वाई इज हाइड्रोपैथी प्लॉट एम्प्लॉयड। हाइड्रोपैथी प्लॉट का मतलब क्या होता है? हाइड्रोपैथी का मतलब होता है किसी भी एमिनो एसिड की प्रॉपर्टीज आप चेक करना चाहते हो, किसी प्रोटीन के अंदर कौन से एमिनो एसिड्स है। एमिनो एसिड्स दो प्रकार के होते हैं, या हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक। तो हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी को चेक करने के लिए किसी भी प्रोटीन के अंदर उपस्थित एमिनो एसिड के हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी को चेक करने के लिए हाइड्रोपैथी प्लॉट यूज में लिया जाता है। और ये जो चेक किया जाता है वो क्यों चेक किया जाता है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके अंदर कोई प्रोटीन है, वो कितनी बार स्पेनिंग होगी इस प्रकार से, ये कंडीशन। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हो? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वाली प्रोटीन है, ये वाला पोर्शन, ये तो होता है हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब किसी भी प्रोटीन में जितना पोर्शन हाइड्रोफोबिक होगा तो वो तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में चला जाएगा, जितना पोर्शन हाइड्रोफिलिक होगा वो सभी पोर्शन या तो बाहर होगा या अंदर होगा। ये वाली, ये सभी हाइड्रोफिलिक है, ये भी हाइड्रोफिलिक है, और अंदर वाले जो पोर्शन है ये वाले, ये सभी कैसे हाइड्रोफोबिक है। तो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक कितने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर धंसेंगे, कितने बाहर होंगे प्रोटीन की, वो डिपेंड किससे निकाल सकते हैं अपन? तो हाइड्रोपैथी जो प्लॉट है उससे अपन निकाल सकते हैं, क्योंकि ये प्रोटीन के अंदर उपस्थित एमिनो एसिड के हाइड्रोफोबिसिटी और हाइड्रोफिलिसिटी को चेक करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो इसमें ऑप्शन शायद मैंने बताया नहीं होगा, टू डिटरमाइन हाइड्रोफोबिया इन द पेशेंट टू इन्वेस्टिगेट द ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन ऑफ द प्रोटीन। ठीक है, किसी भी ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो होती है उसका डोमेन के अंदर ट्रांसमेम्ब्रेन कितनी करेगी वो उस पर डिपेंड करता है, उसको डिटेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन देखो, ये ऑप्शन इसका राइट होगा, टू बी इन्वेस्टिगेट द मेम्ब्रेन डोमेन ऑफ प्रोटीन, मेम्ब्रेन की डोमेन, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन खासतौर से। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 72 के अंदर देखो, व्हाट करेक्टली डिस्क्राइब कोट कर्व। कोट कर्व किसे कहते हैं? कोट कर्व का मतलब है किसी भी जीनोम के अंदर उपस्थित जीन कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिपीटेटिव डीएनए की जो स्टडी करते हैं या उनके बीच में कंपेयर करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं? कोट कर्व के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखो, इट कंपेयर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लिक एसिड इन द ऑर्गेनिज्म जीनोम, कंपेयर द कॉम्प्लेक्सिटी, देखो आ गया, कंपेयर द कॉम्प्लेक्सिटी एंड अमाउंट ऑफ रिपीटेटिव डीएनए इन जीनोम। किसी जीनोम के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है और रिपीटेटिव डीएनए की अमाउंट कितनी है, उसे क्या कहते हैं अपन? कोट कर्व के नाम से जानते हैं। आपने एमएससी शायद प्री के अंदर पढ़ा होगा, आपके एमएससी प्री के अंदर जहाँ जेनेटिक्स का पोर्शन चलता है, साइटोजेनेटिक्स का पोर्शन चलता है, वहां पर कोट कर्व आपने पढ़ा होगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा। 73 के अंदर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूजफुल टूल इन द एनालिसिसिंग आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। आरएनए प्रोटीन इंटरेक्शन को चेक करने के लिए ईस्ट के अंदर जो डिस्कवरी किया गया था, जो मॉडल दिया गया है वो कौन सा है? ईस्ट 3 हाइब्रिड एसे।
ईस्ट 3 हाइब्रिड ऐसे जो है उसमें आरएनए प्लस प्रोटीन का इंटरेक्शन जो है उसकी स्टडी किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर जो आ जाएगा वो आ जाएगा ईस्ट 3 हाइब्रिड ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें 74 के अंदर। देखो भाई, हैप्लॉइड कंडीशन कंट्रीब्यूट ए पर्टिकुलर सेक्स इन नेचुरल पॉपुलेशन इज रेडिली एनकाउंटर्ड इन। ठीक है, मतलब नेचुरल कंडीशन के अंदर ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हो। तो अपन जानते हैं जो हनी बी है उनमें कैसे होते हैं, हैप्लॉइड भी होते हैं और डिप्लॉइड भी होते हैं। ठीक है, उसमें जनरली देखो आप, मदर और जो वर्कर होती है वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, जबकि मेल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। तो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो हनी बी के अंदर ये एग्जांपल जो है वो देखने को मिलते हैं हनी बी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखिए 75। में देखो भी एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है। द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड बाज। तो वो द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप डेवलप्ड वॉज किसके द्वारा डेवलप किया गया था या किस प्लांट को डेवलप किया गया था। अपन कह सकते हैं कॉटन के अंदर, टोबैको के अंदर खासतौर से किया गया था। टोबैको फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट है, 1982 के आसपास इसको शायद डेवलप किया गया था। टोबैको के ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया गया था, खासतौर से जो चाइनाज की कंपनी है या चीन की कंपनी है चाइना की, और इन्होंने सबसे पहले जो वायरल इन्फेक्शन रेजिस्टेंट के आई थिंक उसके अकॉर्डिंग बनाया था, रेजिस्टेंट ऑफ वायरल टोबैको। ठीक है ना, वायरल टोबैको के रेजिस्टेंट वेराइटी इन्होंने डेवलप की थी 1982 के आसपास चाइना के अंदर। तो ये चाइना का फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। इसका राइट आंसर जो होगा वो डी ऑप्शन होगा। इस प्रकार से आज के जो 25 क्वेश्चन है वो कंप्लीट होते हैं और अगले 25 क्वेश्चन के अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी स्टूडेंट्स है वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखिए, आपका 100% दीजिए और जितना हो सके उतना पॉजिटिव सोच के साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है। तो कोई भी स्टूडेंट्स हो, ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सेल्फ अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और अपने जो अपन जिसको नेचर कहें या अपन गॉड कहें वो अपने ऊपर विश्वास रखें। अपन अगर उनका विश्वास रखेंगे, क्योंकि एक कंडीशन भी ऐसी कही गई है कि तू करता वही है जो तू चाहता है और होता वही है जो मैं चाहता हूँ। इसका मतलब तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर देख होगा वही जो तू चाहता है। तो ये एक नेचुरल सी प्रोसेस है। ठीक है ना, इसी के साथ आज की क्लास कंप्लीट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स।